नमस्कार बच्चों, मैं नेहा चौधरी स्वागत करती हूँ आपका। देखिए बच्चों, हम लोग यूनिट नंबर 6 तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत और प्रक्रम के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोग अयस्कों के सांद्रण के बारे में और सांद्रित अयस्क से अशोधित धातुओं के निष्कर्षण के बारे में पढ़ चुके थे। और आज हम अध्ययन करेंगे धातु कर्मिकी के ऊष्मागतिकीय सिद्धांत के बारे में। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए, धातु कर्मिकी के ऊष्मागतिकी सिद्धांत। देखिए ध्यान दीजिएगा, किसी प्रक्रम के लिए किसी विशिष्ट ताप पर गिब्ज ऊर्जा में परिवर्तन यानी डेल जी को निम्न समीकरण द्वारा बताया जा सकता है। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ के भी आए हुए हैं कि डेल जी को हम लोग क्या बोलते हैं, गिब्ज ऊर्जा में परिवर्तन। तो किसी भी प्रक्रम के लिए या हम बात करें किसी भी अभिक्रिया के लिए, तो किसी अभिक्रिया के लिए किसी विशिष्ट ताप पर जो गिब्ज ऊर्जा में परिवर्तन है डेल जी, उसको हम इस समीकरण के द्वारा बता सकते हैं। यानी डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस, यानी इस समीकरण के द्वारा हम गिब्ज ऊर्जा में परिवर्तन को बता सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पे डेल एच क्या होता है, एंथैल्पी में परिवर्तन। देखिए जो ये डेल एच है ये क्या है, एंथैल्पी में परिवर्तन है। और डेल एस होता है एंट्रोपी में परिवर्तन। ये डेल एस क्या है, यहाँ पे एंट्रोपी में परिवर्तन है। क्लियर है? आगे देखिए, जब डेल जी ऋणात्मक होता है तो अभिक्रिया अग्र दिशा में होती है। देखिए बच्चों, ये हमें पता है कि जब डेल जी का मान ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब डेल जी का मान ऋणात्मक होता है या नेगेटिव होता है, उस परिस्थिति में जो अभिक्रिया होती है वो अग्र दिशा में होती है। तो अब ये डेल जी कब कब ऋणात्मक हो सकता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, डेल जी निम्न परिस्थितियों में ऋणात्मक हो सकती है। तो देखिए परिस्थिति देखिए, पहला देखिए, यदि डेल एस धनात्मक हो तो ताप टी बढ़ाने से टी डेल एस का मान बढ़ जाता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, भाई हमारा सूत्र क्या था, जो हमने डेल जी को बताने वाला हमारा सूत्र था, या हम बोल सकते हैं जो हमारी समीकरण थी वो क्या थी, डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यदि डेल एस धनात्मक हो, देखिए बच्चों वापस ध्यान दीजिएगा, डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस, भाई हमारी यही तो समीकरण है कि डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण हो गई। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि यदि डेल एस, ठीक है, यानी एंट्रोपी में परिवर्तन अगर धनात्मक हो तो ताप टी बढ़ाने से, तो देखिए, तो टी यानी ताप टी को बढ़ाने से टी डेल एस का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और देखिए, यदि डेल एच लेस देन टी डेल एस, यानी जो डेल एच है उसका मान अगर टी डेल एस से कम होता है, लेस होता है, लेस देन होता है या हो जाए, देखिए वापस ध्यान दीजिएगा, यदि डेल एच लेस देन टी डेल एस हो जाए तो ताप बढ़ाने पर डेल जी ऋणात्मक हो जाता है। तो देखिए ध्यान दीजिए भाई, अगर डेल एच का मान क्या हो जाए, यहाँ पे कम हो जाए इस टी डेल एस से, तो क्या होगा, ताप बढ़ाने पर डेल जी क्या हो जाएगी, हमारी ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा देखिए, यदि दो अभिक्रियाओं के युग्मन के परिणाम स्वरूप समग्र अभिक्रिया में डेल जी का मान ऋणात्मक हो जाए तो अंतिम अभिक्रिया संभव हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, ऑक्साइडों के विरचन के लिए इस प्रकार के युग्मन को गिब्ज ऊर्जा यानी डेल जी नोट तथा टी के मध्य खींचे गए वक्र से आसानी से समझा जा सकता है। तो देखिए बच्चों, अब हम ऑक्साइडों के विरचन के लिए बात करेंगे, यानी ऑक्साइडों के विरचन के लिए जो इस प्रकार का युग्मन होता है, तो वहां पे गिब्ज ऊर्जा तथा टी के मध्य खींचे गए वक्र से हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए आगे देखिए, अब देखिए बच्चों, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। देखिए, ऑक्साइडों के विरचन को हम इस ग्राफ के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए बच्चों, देखिए
ये जो विभिन्न प्रकार के ऑक्साइडों के लिए जो ग्राफ खींचा गया है, ये ग्राफ खींचा गया है तापमान के बीच में और डेल जी नोट के बीच में। यानी कहने का मतलब है कि विभिन्न प्रकार के ऑक्साइडों के लिए गिब्स ऊर्जा परिवर्तन और तापमान के बीच में ये ग्राफ खींचा गया है। और देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अलग अलग ऑक्साइडों के लिए ग्राफ खींचे गए हैं। देखिए मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, ये एल्यूमिनियम का, जिंक का, कार्बन का ऑक्साइड, कॉपर का, ये आयरन का। तो इस तरीके से जो ये ग्राफ है ये तापमान के बीच में और डेल जी नोट के बीच में खींचा गया है। देखिए बच्चों इस ग्राफ को कहा जाता है एलिंगम आरेख। देखिए इसका नाम है एलिंगम आरेख। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कहा जाता है कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है, देखिए यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है यानी 273 केल्विन ताप है, यानी जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है तो जो डेल जी नोट है गिब्स ऊर्जा, उसका मान भी उच्च ऊर्जा की ओर बढ़ता जाता है, यानी उच्च स्तर की ओर उसका मान बढ़ता जाता है। और देखिए एक चीज और समझने की कोशिश कीजिएगा, भाई इसमें होता क्या है, जैसे जैसे अवस्था परिवर्तन होता है वैसे वैसे ग्राफ एक सीधी रेखा के रूप में आता है। और ये जो हमारा एलिंगम आरेख है, यानी कहने का मतलब है कि जो तापमान और डेल जी नोट के बीच में जो ये ग्राफ खींचा गया है, तो ये ग्राफ ऊष्मा गति के सिद्धांत के ऊपर निर्भर करता है। और इसी ग्राफ से हमें ये पता लगता है कि भाई हमारी दिए गए किसी भी पदार्थ का, या हम बोल सकते हैं किसी भी अयस्क या किसी भी धातु का जो ऑक्साइड में परिवर्तन है, यानी कहने का मतलब है कि ऑक्साइडों का जो विरचन है वो होगा या नहीं, वो हम इस आरेख के द्वारा बता सकते हैं। और देखिए ध्यान दीजिएगा, यह वक्र उन ऊर्जा परिवर्तनों के लिए खींचे जाते हैं जो 1 मोल ऑक्सीजन की खपत होने पर होते हैं। और देखिए ध्यान दीजिएगा, भाई ये जो हमारे वक्र खींचे जाते हैं ये उन प्रकार के परिवर्तनों के लिए खींचे जाते हैं जो 1 मोल ऑक्सीजन की खपत होने पर होते हैं। ठीक है, तो आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा कि ये तापमान के बीच में और जो डेल जी है गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, उनके बीच में विभिन्न प्रकार के ऑक्साइडों के विरचन के लिए ग्राफ खींचा गया है जो कि ऊष्मा गति के सिद्धांत के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए गिब्स ऊर्जा का प्रथम आरेखीय निरूपण HJT एलिंगम द्वारा किया गया। देखिए बच्चों इस प्रकार का जो सबसे पहले निरूपण किया गया था वो HJT एलिंगम के द्वारा किया गया था। यह ऑक्साइडों के अपचयन में अपचायक के चयन के लिए प्रबल आधार प्रदान करता है। देखिए जो ये आरेख है वो क्या बताता है, विभिन्न प्रकार की ऑक्साइडों के अपचयन में अपचायक के चयन के लिए एक आधार प्रदान करता है और इसे एलिंगम आरेख कहते हैं। मैंने अभी बताया आपको क्या कहते हैं इसको, एलिंगम आरेख। आगे देखिए, धातु का ऑक्साइड अपचयन के दौरान विघटन होता है। तो देखिए बच्चों जो धातु का ऑक्साइड होता है ना, अपचयन के दौरान उसका विघटन होता है और अपचायक इस ऑक्सीजन को प्राप्त कर लेता है। तो देखिए जब भी धातु के ऑक्साइड का अपचयन होता है ना तो क्या होगा, उसका विघटन होगा और क्या होता है, विघटन के दौरान जो अपचायक है वो ऑक्सीजन को प्राप्त कर लेता है। तो देखिए अभिक्रिया देखिए बच्चों समझिएगा, ये कोई अभिक्रिया है। देखिए ये कोई क्या है, M यानी कोई भी धातु है और ये धातु का ऑक्साइड है और S का मतलब है सॉलिड स्टेट में है। देखिए बच्चों क्या होगा, जब इसका अपचयन होगा तो विघटन होगा, ये तो XM, ये तो M बन गया और हाफ O2, यानी ये O2 हमें क्या प्राप्त हो गई, गैस प्राप्त हो गई। और देखिए इसके लिए डेल R G नोट यानी जो गिब्स ऊर्जा परिवर्तन है उसकी अगर हम लोग बात करें, और देखिए बच्चों R क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे जो धातु का जो ऑक्साइड है उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए डेल आर जी नोट है वो देखिए किस किस के ऊपर निर्भर करेगा, MXO यानी धातु के ऑक्साइड, जो धातु का ऑक्साइड है और साथ में धातु के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 हो गई है। ठीक है, आगे देखिए। देखिए अपचायक की भूमिका डेल आर जी नोट का इतना अधिक ऋणात्मक मान देने में है जिससे दो अभिक्रियाओं यानी अपचायक का ऑक्सीकरण और धातु ऑक्साइड का अपचयन के डेल आर जी नोट का योग ऋणात्मक हो जाए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, भाई अपचायक की भूमिका क्या होती है, तो देखिए अपचायक की भूमिका डेल आर जी नोट का इतना अधिक ऋणात्मक मान देने में है जिससे दो अभिक्रियाओं यानी अपचायक का तो ऑक्सीकरण,
ठीक है, और धातु ऑक्साइड का अपचयन, तो इन दोनों के डेल आर जी नोट का योग क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाए। ठीक है, आगे देखिए, यदि ऑक्साइड का अपचयन कार्बन द्वारा किया जाए, देखिए समझिएगा कि अगर मान लीजिए ऑक्साइड के अपचयन के लिए हमने कार्बन को काम में लिया तो अपचायक का ऑक्सीकरण भी होगा। तो अपचायक का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। तो देखिए कार्बन है, हाफ O2 से अभिक्रिया करेगा यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और ये CO बन गई कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और इसके लिए देखिए डेल जी, इसके लिए डेल जी कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड पे निर्भर करेगा और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। क्लियर है, आगे देखिए, यदि अपचयन के लिए कार्बन लिया जाता है, देखिए यदि अपचयन के लिए कार्बन लिया जाता है तो इस तत्व का CO2 में पूर्ण ऑक्सीकरण भी हो जाता है। देखिए जो ध्यान दीजिएगा भाई, अगर हम यहाँ पर कार्बन को काम में लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ही बने भाई, उस कार्बन का CO2 में पूर्ण ऑक्सीकरण भी हो जाता है। और देखिए अब अभिक्रिया देखिए क्या होगा जब पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। देखिए ये जो कार्बन है, देखिए कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करेंगे, देखिए हाफ कार्बन है और हाफ O2 आपस में अभिक्रिया करके हाफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे क्या हो गया, निर्माण हो गया। और देखिए इसके लिए डेल जी, हाफ डेल जी कार्बन और CO2 के ऊपर निर्भर करेगा और ये देखिए इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, आगे देखिए, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा भाई, हमारी जो समीकरण नंबर 1 थी, देखिए ये समीकरण नंबर 1 और जो हमारी समीकरण नंबर 2 थी, तो देखिए इनको अगर जोड़ेंगे तो हमें ये वाली समीकरण प्राप्त होगी। देखिए MXO प्लस C, ठीक है, और देखिए XM, ये या तो S अथवा L, यानी कहने का मतलब है कि जो ये धातु बनी वो सॉलिड यानी ठोस अवस्था में भी हो सकती है या लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है, प्लस CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। ये इक्वेशन तो जब प्राप्त हुई जब हमने समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ा। ठीक है, और अगर मान लीजिए हम लोगों ने समीकरण नंबर 1 और 3 को जोड़ा, यानी 1 और 3 को जोड़ने पर, देखिए ध्यान दीजिएगा, समीकरण नंबर 1 हमारी ये वाली है, ठीक है, और समीकरण नंबर 3 हमारी ये वाली है, ठीक है, जिसमें CO2 बनता है। तो इनको अगर जोड़ा जाता है तो हमें ये वाली अभिक्रिया प्राप्त होगी, यानी MXO प्लस हाफ C, इससे बना XM और ये हाफ CO2। ठीक है, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 5। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, यदि कार्बन मोनोऑक्साइड का अपचायक के रूप में प्रयोग करते हैं तो, और देखिए अगर हम यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का अपचायक के रूप में प्रयोग करते हैं तो देखिए अभिक्रिया क्या होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण होगा। देखिए ये ऑक्सीजन के साथ हाफ O2 के साथ अभिक्रिया करेगी कार्बन मोनोऑक्साइड और ये बदल जाएगी CO2 में। क्लियर है, ठीक है, इसके लिए डेल जी देखिए C और CO2 पे निर्भर करेगा और ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई। आगे देखिए, अभिक्रिया 1 तथा अभिक्रिया 6 के युग्मन से, अब देखिए इस परिस्थिति में भाई जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को अपचायक के रूप में ले रहे हैं तो हमारी अभिक्रिया क्या होगी भाई, समग्र अभिक्रिया क्या होगी, तो हम अभिक्रिया 1 को और इस अभिक्रिया 6 को जोड़ देंगे, इनका युग्मन कर देंगे, तो हमें देखिए ये अभिक्रिया प्राप्त होगी MXO प्लस CO XM और CO2। ठीक है, और इसे हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 7। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7। चलें आगे, चलिए, अभिक्रिया 4 एवं 7 धातु ऑक्साइड यानी MXO के वास्तविक अपचयन को दर्शाती है। तो देखिए जो ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पे बात हो रही है समीकरण नंबर 4, देखिए समीकरण नंबर 4 और जो समीकरण नंबर हमारी 7 है वो क्या दर्शा रही है, वो धातु ऑक्साइड यानी MXO के वास्तविक अपचयन को दर्शाती है। आगे देखिए, इन अभिक्रियाओं के डेल आर जी नोट के मान संगत ऑक्साइड के डेल एफ जी नोट मान से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे ताप बढ़ता है, देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना, जैसे जैसे ताप बढ़ता है डेल आर जी नोट के ऋणात्मक मान के लिए सहायक होता है। अतः इस प्रकार का तापमान चुना जाता है जिस पर दो संयुक्त रेडॉक्स प्रक्रमों के लिए डेल आर जी नोट के मानों का योग ऋणात्मक हो। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए,
डेलार जी नोड तथा टी के मध्य वक्रों में यह दोनों वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु द्वारा प्रदर्शित होता है। इस बिंदु के बाद संयुक्त प्रक्रमों के डेलार जी नोड का मान अधिकतम ऋणात्मक हो जाता है और MXO यानी जो धातु का ऑक्साइड है उसका अपचयन संभव हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब अनुप्रयोग देखिए बच्चों, अब हम इसके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। पहला देखिए, आयरन का इसके ऑक्साइड से निष्कर्षण। तो देखिए, सांद्रण के पश्चात आयरन के ऑक्साइड अयस्कों जैसे Fe2O3 या Fe3O4 के मिश्रण से जल को हटाने, कार्बोनेटों का अपघटन करने तथा सल्फाइड को ऑक्सीकृत करने के लिए इनका निस्तापन या भर्जन किया जाता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, सांद्रण के पश्चात जो हमें आयरन के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं तो उनके मिश्रण से जल को हटाने के लिए या कार्बोनेटों का अपघटन करने के लिए या सल्फाइडों को ऑक्सीकृत करने के लिए इनका निस्तापन और भर्जन किया जाता है। और कहाँ किया जाता है यह? इसके लिए वात्या भट्टी काम में ली जाती है। यानी ये पूरी प्रक्रिया कहाँ की जाती है? वात्या भट्टी में। ठीक है, आगे देखिए। वात्या भट्टी में ऊपर से आयरन ऑक्साइड अयस्क, चूना पत्थर तथा कोक मिलाकर डाला जाता है। यहाँ ऑक्साइड धातु में अपचयित हो जाती है। देखिए वात्या भट्टी में होता क्या है भाई, ऊपर से आयरन ऑक्साइड अयस्क, चूना पत्थर और जो कोक है भाई हमारे, इन सबको मिलाकर डाला जाता है और यहाँ पे जो ऑक्साइड है हमारा वो किस में बदल जाता है? धातु में अपचयित हो जाती है। यहाँ चूना पत्थर गालक के रूप में, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ चूना पत्थर गालक तथा कोक अपचायक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अपचयन की क्रिया दो पदों में संपन्न होती है। अब देखिए यहाँ पे जो आयरन ऑक्साइड का अपचयन होता है वो दो पदों में होता है। देखिए ध्यान दीजिए, पहला देखिए FeO, ठीक है, इससे बनेगा Fe प्लस हाफ O2। ठीक है, हो गया, ये इसका डेल जी हो गया जो Fe और Fe पे निर्भर करता है। ऐसे देखिए C प्लस हाफ O2, ठीक है ना, और ये बन गया CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। अब देखिए दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ने पर समग्र अभिक्रिया प्राप्त होती है। यानी ये समग्र अभिक्रिया हमें प्राप्त होती है जब हम इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ते हैं। तो समग्र अभिक्रिया क्या है? FeO प्लस C, ये बन गया Fe प्लस CO। ठीक है, तो देखा आपने भाई जो आयरन का ऑक्साइड है, भाई आयरन का ऑक्साइड है उसका अपचयन हो गया और वो किस में बदल गया? आयरन में, Fe में बदल गया। ठीक है, और देखिए जो कार्बन है उसका ऑक्सीकरण हो गया, कार्बन बदल गई कार्बन मोनोऑक्साइड में। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए। अब समग्र अभिक्रिया के लिए देखिए गिब्स ऊर्जा परिवर्तन क्या होगा, यानी डेल जी बराबर डेल जी CO में से प्लस कर देंगे डेल जी FeO Fe को। क्लियर है? आगे देखिए, परिणामी अभिक्रिया तभी संपन्न होती है जब समग्र अभिक्रिया का डेल जी ऋणात्मक होता है। और देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे परिणामी अभिक्रिया तभी संपन्न होती है जब समग्र अभिक्रिया के लिए डेल जी का मान क्या निकल के आएगा? ऋणात्मक निकल के आएगा। क्लियर है? आया समझ में यहाँ तक आपको? चलिए आगे देखिए। अब देखिए बच्चों, ये क्या है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये यहाँ पे आयरन ऑक्साइड के लिए और जो कोक है उसके लिए क्या दिया गया है? एलिंगम आरेख दिया गया है। देखिए ध्यान से देखिए, ये एलिंगम आरेख दिया गया है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पे तापमान है और यहाँ पे लिया गया है डेल जी, यानी गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन और तापमान के बीच में ग्राफ खींचा गया है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो FeO, देखिए यानी FeO के लिए जो ग्राफ है वो तो ये वाला है। ठीक है, और CO के लिए अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए ग्राफ क्या है? देखिए इससे नीचे ये ग्राफ है। यानी कहने का मतलब है कि CCO यानी CCO के लिए जो ग्राफ आ रहा है वो FeO से क्या आ रहा है? नीचे की ओर आ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि कोक यहाँ पे आयरन का क्या करेगा? अपचयन करेगा। ठीक है, आई बात समझ में? इसी तरीके से देखिए, अगर हम 1400 डिग्री सेंटीग्रेड की या 1673 केल्विन की बात करें तो देखिए इसके लिए देखिए FeO के Fe प्लस O2 में बदलने के लिए देखिए इसमें ऊर्जा परिवर्तन क्या है? गिब्स ऊर्जा परिवर्तन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है माइनस में 341।
ठीक है। उसी तरीके से अगर हम CCO की बात करें, देखिए बच्चों, उसी तरीके से हम COC की बात करें तो इसके लिए देखिए गिब्स ऊर्जा परिवर्तन कितना है, -447। ठीक है। तो इस तरीके से इस एलिंगम आरेख के द्वारा हमें ये पता लग जाता है कि जो हमारा कोक है वो इस आयरन ऑक्साइड का क्या करेगा, अपचयन करेगा। क्लियर है। चलें आगे। तो देखिए डेल जी तथा टी में खींचे गए आरेख से स्पष्ट है कि लगभग 1073 केल्विन से अधिक ताप पर कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड रेखा FeFeO रेखा के नीचे की ओर जाती है। अतः इस स्थिति में कोक FeO का अपचयन करेगा। मैंने आपको समझाया था ना जब हमने अभी ग्राफ पढ़ा था कि भाई क्या है, 1073 केल्विन से अधिक ताप पर अगर आप देखेंगे तो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो रेखा है, जो ग्राफ है, वो FeFeO रेखा के नीचे की ओर जा रही है, यानी कोक FeO का क्या करेगा, अपचयन करेगा। ठीक है। आगे देखिए वात्या भट्टी। अब देखिए हम वात्या भट्टी के बारे में पढ़ेंगे। वात्या भट्टी में गर्म हवा निचले पैंदे से प्रवाहित की जाती है एवं कोयले यानी कोक के द्वारा निचले भाग का ताप लगभग 2200 केल्विन पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार कोयले का दहन इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक अधिकतम ऊष्मा की पूर्ति कर देता है। और देखिए बच्चों, ये होती है वात्या भट्टी। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये परीक्षा में पूछा जाता है, कभी कभी वात्या भट्टी का डायग्राम भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए ये वात्या भट्टी होती है, यहाँ से देखिए अयस्क, चूना पत्थर और कोक को डाला जाता है वात्या भट्टी में। ठीक है। अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे अलग अलग तापमान की अलग अलग परास होती है, निम्न परास होती है, फिर बढ़ते हुए उच्च परास की ओर तापमान होता है। देखिए यहाँ पे 1070 केल्विन है, यहाँ 1270 केल्विन और यहाँ 1570 केल्विन है। और आप ध्यान से देखेंगे तो अलग अलग ताप परास में, देखिए यहाँ पे अलग अलग ताप परास में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों का विघटन हो जाता है। देखिए यहाँ पे अगर हम 500 से 800 केल्विन ताप पर बात करें, यानी निम्न ताप परास की अगर हम लोग बात करें तो देखिए CaCO3 यानी चूना पत्थर टूट जाता है CaO और CO2 में। ऐसे देखिए लो अयस्क, देखिए Fe2O3 जो हमारा ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड, वो देखिए CO कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करता है और ये बनता है Fe3O4 और CO2। और फिर ये Fe3O4 और CO वापस अभिक्रिया करके देखिए ऑक्साइड बन गया, आयरन का ऑक्साइड और CO2। ठीक है। तो ये तो बात हो गई निम्न ताप परास की। देखिए ये निम्न ताप परास पे ये अभिक्रिया होती है। इसी प्रकार से उच्च ताप परास की बात करें 900 से 1500 केल्विन ताप पर, तो देखिए क्या होता है, FeO प्लस CO यानी आयरन ऑक्साइड और जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है ये अभिक्रिया करके देखिए आयरन बन गया और CO2 बन गई। ठीक है। और देखिए C प्लस CO2, ठीक है, ये आपस में अभिक्रिया करके वापस कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। क्लियर है। तो और देखिए फिर देखिए कोक का जलना, देखिए क्या होता है यहाँ पे भाई, अब क्या होगा यहाँ पे जो CaO, जो ये CaO बना है ये SiO2 सिलिका के साथ अभिक्रिया करके धातु मल बना लेता है CaSiO3 और जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 बना लेता है। यानी ये वात्या भट्टी में ये प्रक्रिया संपन्न होती है। इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे अपघटन होता है। और देखिए यहाँ से, यहाँ नीचे से आप देखेंगे तो यहाँ नीचे से ऑक्सीजन तथा वायु का झोंका यहाँ भेजा जाता है और अंत में क्या होता है, यहाँ पे देखिए गलित धातुमल इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे गलित लोहा, और इसको देखिए कच्चे लोहे को यहाँ से, ये कच्चे लोहे को यहाँ से निकाल लिया जाता है। ठीक है। और यहाँ से बाहर निकल जाता है ठोस अपशिष्ट। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया वात्या भट्टी। और देखिए बच्चों इसको ध्यान से समझिएगा वात्या भट्टी को, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। तो देखिए आगे, देखिए वात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइडों का अपचयन विभिन्न ताप परिसरों में होता है। पहला देखिए 500 से 800 केल्विन ताप पर, देखिए निम्न ताप परिसर में, तो अभी हमने अभिक्रिया पढ़ी है, वापस ध्यान दीजिए, 2Fe2O3 प्लस CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड आपस में ये अभिक्रिया करेंगे, ये बन गया 2Fe3O4 प्लस CO2। आगे देखिए ये जो Fe3O4 बना है ये देखिए वापस कार्बन मोनोऑक्साइड के 4 अणुओं से अभिक्रिया करेगा, ये बन गया 3Fe, आयरन बन गया और 4 जो अणु बन गए, 4 अणु CO2 के बन गए। आगे देखिए ये Fe2O3
है ना, वापस कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करता है और FeO प्लस CO2 का यहाँ पे निर्माण होता है। तो ये तो बात हो गई निम्न ताप परिसर की। आगे देखिए 900 से 1500 केल्विन ताप पर देखिए उच्च ताप परिसर में क्या होता है, C प्लस CO2 ये बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और जो FeO जो आयरन ऑक्साइड बना है ये कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करके आयरन बना लेगा और CO2 का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए चूना पत्थर भी उच्च ताप पर अपघटित हो जाता है और SiO2 से क्रिया कर धातुमल बनाता है। तो देखिए CaCO3 जो चूना पत्थर है गर्म करेंगे CaO और CO2, और जो ये CaO बना है वो देखिए SiO2 के साथ अभिक्रिया करके धातुमल का निर्माण करता है। ठीक है बच्चों, धातुमल गलित अवस्था में लोहे से अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार वात्या भट्टी से प्राप्त लोहे को कच्चा लोहा या पिग आयरन कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए वात्या भट्टी से प्राप्त लोहे में लगभग 4% कार्बन तथा अन्य अशुद्धियां जैसे सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहती है। इसे विभिन्न आकृतियों में ढाला जा सकता है। ढलवा लोहा कच्चे लोहे से भिन्न होता है तथा इसे कच्चे लोहे, रद्दी लोहे एवं कोक को एक साथ गर्म हवा के झोंकों द्वारा पिघलाकर बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें थोड़ा कम कार्बन लगभग 3% होता है। यह अति कठोर एवं भंगुर होता है। क्लियर है। अन्य ऑप्शन देखिए पिटवा लोहा या आघातवर्ध्य लोहा वाणिज्यिक लोहे का शुद्धतम रूप है। पिटवे लोहे का निर्माण ढलवे लोहे से किया जाता है। ढलवे लोहे को हेमेटाइट के अस्तर युक्त परावर्तन भट्टी में गर्म किया जाता है। आगे अशुद्धि के रूप में उपस्थित कार्बन हेमेटाइट के अस्तर से क्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो देखिए Fe2O3 प्लस 3C, ठीक है, हेमेटाइट है, कार्बन से क्रिया करके Fe आयरन बन गया और ये कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पे क्या हो गया, निर्माण हो गया। इस प्रकार निर्मित कार्बन मोनोऑक्साइड आसानी से अयस्क में से पृथक हो जाता है। क्लियर है। चलिए आगे अयस्क में उपस्थित सल्फर और सिलिकॉन व फास्फोरस की अशुद्धियों को पृथक करने के लिए गालक के रूप में चूना पत्थर मिलाया जाता है। ये अशुद्धियां ऑक्सीकृत होकर धातुमल में चली जाती है। अशुद्धियों रहित धातु को भट्टी से निकालकर रोलरों पर से गुजार कर कठोर कर लिया जाता है। इस लोहे को पिटवा लोहा या आघातवर्ध्य लोहा कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे अब देखिए दूसरा अनुप्रयोग क्यूप्रस ऑक्साइड यानी कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड से तांबे का निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो देखिए एलिंगम आरेख में CO2 की रेखा लगभग शिखर पर होती है, अतः कॉपर के ऑक्साइड अयस्कों को कोक के साथ गर्म करके सीधे धातु में अपचयित करना अधिक आसान होता है। कॉपर मुख्यतः सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलता है तथा इसमें कुछ लोहा भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए अतः पहले भर्जन द्वारा सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है, फिर ऑक्साइड को कोक द्वारा आसानी से धात्विक कॉपर में अपचयित कर लिया जाता है। तो देखिए क्या होता है भाई, भर्जन द्वारा सल्फाइड अयस्क को पहले ऑक्साइड में बदलते हैं और फिर ऑक्साइड को कोक के द्वारा आसानी से धात्विक कॉपर में अपचयित कर लिया जाता है। और अभिक्रिया देखिए 2Cu2S, ठीक है, यानी ये हमारा सल्फाइड हो गया कॉपर का, प्लस 3O2 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके इसको बदला हमने ऑक्साइड में, यानी कॉपर के सल्फाइड को हमने ऑक्साइड में बदल लिया। ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल गई और अब इस ऑक्साइड की अभिक्रिया हम किसके साथ करवा रहे हैं, कोक के साथ में। तो देखिए हमें एक धात्विक कॉपर प्राप्त हो गया और ये हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो गया, निर्माण। तो देखा आपने यहाँ पे हमें धात्विक कॉपर प्राप्त हो गई। ठीक है, चलिए आगे यदि अयस्क में आयरन उपस्थित हो तो अयस्क में सिलिका मिलाकर परावर्तनीय भट्टी में गर्म किया जाता है। सिलिका यहाँ गालक का कार्य करता है जो अशुद्धि के रूप में उपस्थित आयरन को गलाकर धातुमल बनाता है। धातुमल हल्का होता है अतः आसानी से पृथक कर लिया जाता है।
ठीक है, देखिए आगे। देखिए, भट्टी में कॉपर की प्राप्ति कॉपरमेट के रूप में होती है। कॉपरमेट Cu2S व FeS का मिश्रण होता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, अभिक्रिया को समझिए। 2Cu2S प्लस 3O2, इससे बन गया 2Cu2O प्लस 2SO2। ठीक है, देखिए बच्चों अभिक्रिया देखिए आगे, देखिए क्या होगा, 2FeS प्लस 3O2, ये बन गया 2FeO प्लस 2SO2। क्लियर है, यानी जो हमारा आयरन सल्फाइड है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड में बदल गया, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। और देखिए जो FeO जो आयरन ऑक्साइड है वो SiO2 सिलिका से अभिक्रिया करके FeSiO3 यानी फेरस सिलिकेट धातुमल बना रहा है। और देखिए जो Cu2S यानी कॉपर का सल्फाइड और ऑक्साइड आपस में अभिक्रिया करते हैं, और देखिए ये हमें धात्विक कॉपर प्राप्त हो जाती है और सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। इस प्रकार प्राप्त कॉपर में से SO2 निकलने के कारण, देखिए ध्यान दीजिए भाई, इस प्रकार के कॉपर में से SO2 निकलने के कारण यह फफोलेदार दिखाई देने लगता है और इसे फफोलेदार तांबा यानी ब्लिस्टर्ड कॉपर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ब्लिस्टर्ड कॉपर। क्लियर है, आगे देखिए। अब देखिए तीसरा अनुप्रयोग देखिए, जिंक ऑक्साइड से जिंक का निष्कर्षण। तो देखिए जिंक ऑक्साइड का अपचयन कोक द्वारा किया जाता है। इसमें कॉपर की स्थिति की अपेक्षा तापमान को उच्च रखा जाता है। और देखिए तापमान कितना रखा जाता है? लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो देखिए अभिक्रिया देखिए, जिंक ऑक्साइड है, कोक के साथ अभिक्रिया हो करेगा, ये जिंक प्राप्त हो गया और ये कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और इस अभिक्रिया के दौरान ताप कितना होता है? 800 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करिए, और जो हम लोगों ने एलिंगम आरेख पढ़ा और साथ ही साथ जो हमने अनुप्रयोग पढ़े, इन अनुप्रयोगों को आप अध्ययन करिए। वात्या भट्टी के बारे में पढ़िए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। और देखिए बच्चों, अब जो अगले टॉपिक्स है उनके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।